हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं अपना नया सेक्शन, जो हम हमारे रीजनिंग के सेक्शन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा जो टारगेट है वो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को लेकर है। तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के प्रति हम जो समर्पित हैं और आप सभी लोग रेगुलर हमें प्यार दे रहे हैं और लगातार आप वीडियो देख रहे हैं और अधिक से अधिक देखें और आप उसका लाभ उठाएं। तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा, जो लेसन रहेगा, वह है कथन एवं निष्कर्ष, जिसे हम सिलोजियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिलोजियम। तो आज जो हम सिलोजियम की बात करेंगे, सिलोजियम हमारा जो कि हर एग्ज़ाम में तो एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है। जहाँ भी रीजनिंग का वेटेज आता है उसमें सिलोजियम का क्वेश्चंस 100% आता है। तो क्वेश्चन ध्यान रखें दोस्तों, एसएससी एमटीएस में ये 100% इसका एक क्वेश्चंस बना रहता है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैप्टर आपके एग्ज़ाम के प्रति बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इससे क्वेश्चंस आने की 100% क्या बनी रहती है? संभावना, जो कि एक क्वेश्चंस आपका हमेशा आता है। तो दोस्तों, हम आज इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और हम जिसके सभी प्रकार बनते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज जो हमारा सेक्शन रहेगा वो एसएससी एमटीएस के लेवल का जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं सिलोजियम से, उन सभी क्वेश्चनों को हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखिए, सिलोजियम जो चैप्टर है, ठीक है, इस सिलोजियम का ये जो नाम आया वो कहाँ से आया है ये हमें देखना है। ये यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने ये सिलोजियम शब्द दिया है, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यूनान के जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे अरस्तु, उन्होंने इस सिलोजियम शब्द को दिया। सिलोजियम शब्द का हिंदी अर्थ भी होता है। क्या होता है दोस्तों? हिंदी अर्थ भी होता है। ये या तो न्याय निष्कर्ष या हम कहेंगे कथन निष्कर्ष। क्लियर है ना? कहीं आपको ये भी मिल सकता है दोस्तों न्याय वाक्य, इस नाम से भी ये मिल जाता है, न्याय वाक्य। क्लियर है ना? तो आप ये समझे कि ये सिलोजियम का मतलब, सिलोजियम कहाँ से आया, किसने इसका नाम दिया, हिंदी में इसका अर्थ क्या है। चलते हैं आगे की ओर। देखिए, सिलोजियम, या हम इसको जो हमारे बुक्स में नाम है कथन व निष्कर्ष नाम से ये चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, और ये हमारी बुक्स है, इस बुक्स में ये चैप्टर आपको दिया गया है। ठीक है, ये हमारी बुक्स है, एसके बुक्स की तार्किक परीक्षण की बुक है। इस बुक्स से ये चैप्टर है और इस बुक्स में दिया गया नाम है कथन एवं निष्कर्ष। क्लियर है? तो अब हम इसकी संपूर्ण जो चर्चाएं कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए बेटा। सबसे पहले इस अध्याय में, ठीक है, एक कथन और उस पर आधारित निष्कर्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक पॉइंट है कि इस अध्याय में एक कथन और उस पर आधारित क्या होते हैं? निष्कर्ष होते हैं। चलिए पहले मैं कथन और निष्कर्ष के बारे में भी बात कर लेता हूं। ठीक है, यहां हम कथन और यहां निष्कर्ष। ठीक है, अब देखिए कथन और निष्कर्ष। कथन में आपको दो या दो से अधिक शब्दों को रखकर एक कथन बनाया जाता है।
क्या बनाया जाता है, एक कथन बनाया जाता है। अब उस जो दो शब्द हैं वो दो शब्द हमारे रियल लाइफ से अटैच हैं नहीं है, ये हमें नहीं है, लेकिन ये मानना है, ठीक है, लेकिन हमें हमेशा कथन में दिए गए सभी स्थितियों को सत्य मानना है, स्थितियों को सत्य मानना है, ठीक है। हमेशा कथन जो कंडीशन होगी वह कथन की हमेशा कैसी होगी, सत्य होगी। अब आपको एक कथन दे सकता है, दो कथन दे सकता है, तीन दे सकता है, चार दे सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा। इस पर आधारित आपको क्या होंगे, निष्कर्ष होंगे, एक निष्कर्ष, दो निष्कर्ष या तीन, कितने भी निष्कर्ष हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब ये निष्कर्ष हमें किससे चेक करना होता है, ये हमें चेक करना होता है, जांचना होता है कि ये कथन के अनुरूप सही है या गलत है। क्लियर है ना, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। सही है तो अनुसरण करता है, गलत है तो अनुसरण नहीं करता है, ये है। चलिए दोस्तों, अब जो हमारे कथन हैं वो कथन जो बनते हैं चार शब्दों, ठीक है, चार शब्दों से शुरू होते हैं। कितने शब्दों से, चार से। जैसे पहले मैं बात करूं या तो सभी से शुरू होंगे, या मैं बात करूं कोई नहीं से शुरू होंगे, ठीक है, या मैं बात करूं तो कुछ से शुरू होंगे, या मैं बात करूं तो कुछ नहीं से। यदि हमारा कथन इन शब्दों से बनता है तो ध्यान से देखिए, इससे क्या बनेगा, सभी ए आर हैं, या मैं कहूं कोई ए आर नहीं है, या मैं कहूं कुछ ए आर हैं, या मैं कहूं कुछ ए आर नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से आपके जो चार शब्द हैं, ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इन शब्दों से क्या बने, ये शुरुआत हुई है इनसे, ठीक है। और आपके कथन इसी प्रकार बनते हैं। और जो हमारा क्वेश्चंस आता है उस क्वेश्चन में जो कथन होते हैं उनके बीच जो जो शब्द होते हैं ये, ठीक है, एक तो होता है विषय और एक होता है विधेय, ठीक है। पहला क्या होता है, विषय, और दूसरा क्या होता है, विधेय, ठीक है। ये जो विषय और विधेय जो दो शब्द हैं वो आपस में रियल लाइफ में टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसा हमारे को जरूरी नहीं है। हमें ये मानना है कि ये दिया गया कथन हमेशा क्या है, सत्य है। क्लियर है ना। अब जो ये चारों शब्दों से हमने कथन बनाए ये सभी हमारे लिए क्या हैं, सत्य हैं, ठीक है। इसी के आधार पर हम निष्कर्ष बनाते हैं। एक बार मैं आपको एक क्वेश्चंस बता रहा हूं कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आता कैसे है, और फिर हम उनके आंसर किस रूप में देंगे। क्या हम उनके डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्या हम उनसे वेन डायग्राम की सहायता से आंसर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कथन जैसे सभी बोर्ड एग्जाम परीक्षा हैं, सभी परीक्षा छात्र हैं, ठीक है। अब मैं निष्कर्ष लिखता हूं। पहला, सभी बोर्ड छात्र हैं। दूसरा, कुछ छात्र बोर्ड हैं, ठीक है। अब यहां हम उत्तर लिखते हैं।
उत्तर जो आएंगे ए, केवल प्रथम निष्कर्ष अनुसरण करता है, बी केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन रहते हैं। ये क्वेश्चन, ये ऊपर एक निर्देश और देता है, ध्यान रखना निर्देश बहुत जरूरी है आपको पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, निर्देश ध्यान रख लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहां एक लास्ट लाइन में आपको कहेगा कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये करता है नहीं करता है, ये आपको एक निर्देश देगा। तो प्लीज पहले हमें निर्देश को देखना था, फिर हम कथन को देखें। कथन हमारे लिए हमेशा सत्य होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सत्य। इसके आधार पर ये निष्कर्ष दिए गए हैं। अब ये आंसर हैं। अब आपको जब भी ये क्वेश्चंस को हल करोगे तो ये हम आपको बताएं, एक तो हम डायरेक्ट मेथड से करा दें कि आपको कुछ स्टेप याद हैं तो आप डायरेक्ट आंसर लगा दें, नहीं तो हम वेन आरेख का जो आंसर देंगे, ठीक है, जो हम सिलोजियम का आंसर देंगे वो हम वेन आरेख विधि से देंगे। किससे देंगे? वेन आरेख विधि से। ठीक है, सिलोजियम का जो भी हमें आंसर देना है वेन आरेख की विधि से देना है। वेन आरेख की विधि हमारे पास दो प्रकार की बनेगी, एक तो कथन के अनुसार, दूसरा कथन की संभावना के अनुसार। जब ये दोनों ही स्थिति ए वाली और बी वाली, ध्यान से देना, ए वाली और बी वाली दोनों स्थिति यदि आपको ये यहां पे यस यस तो उत्तर क्या होगा? यस। दोनों गलत तो उत्तर क्या होगा? दोनों गलत। क्लियर है ना? ये हमें देखना है कि पहले में भी सही होना चाहिए, दूसरे में भी सही होने चाहिए, या पहले में गलत है दूसरे में गलत है तो वो गलत आंसर है, और दोनों जगह सही है तो वो दोनों जगह सही है। इसलिए हम सिलोजियम को हम जो आंसर देंगे वो वेन आरेख विधि से ही देंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं कथन व निष्कर्ष के तीन प्रकार हैं। ठीक है, हम देखें तो पहला है एक कथन का परिवर्तन रूप, दूसरा एक कथन से निष्कर्ष की स्थिति, तीसरा दो या दो से अधिक कथनों से मिलाकर निष्कर्ष की स्थिति, और इसी में या पूरक निष्कर्ष की स्थिति। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट बनेंगे। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से देखें, एक कथन का परिवर्तन रूप। एक कथन का परिवर्तन एक बार होता है। एक कथन से निकलने वाली निष्कर्ष की एक से अधिक स्थिति कैसे बनती है? दो या दो से अधिक कथनों को मिलाकर निष्कर्ष की स्थिति बनना। ओके, चलिए मैं ये करा देता हूं। नंबर फर्स्ट, एक कथन से निष्कर्ष की परिवर्तन
स्थिति। ठीक है, जैसे मैंने कथन लिया, ध्यान से देखना, मेरा शब्द है सभी। कौन सा है? सभी। इससे मैं कथन बनाया, ध्यान से सुनना, कि सभी मोर तोते हैं। ठीक है भाई, सभी मोर तोते हैं। तो इससे जो एक कथन से निष्कर्ष की परिवर्तन, इंटरचेंज क्या? परिवर्तन। तो ध्यान से सुनना, इसका जो निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है, वो एक ही निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? एक। क्या निकलेगा? सभी मोर तोते हैं, तो कुछ तोते मोर हैं। ये क्या है? इसकी परिवर्तन स्थिति। अब ध्यान देना, परिवर्तन निष्कर्ष में विषय और विधेय को बदला जाता है, ठीक है, बदला जाता है। ये ध्यान रखा है। आगे अब देखिए, ये हमारा क्या था? सब्जेक्ट, और ये प्रेडिकेट। तो देखिए, ये तो बन गया सब्जेक्ट और ये बन गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट परिवर्तन हो गया, तो ये इसका आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट। इसे कहते हैं परिवर्तन का नियम। चलिए नेक्स्ट। अब मैं कहता हूं कथन है हमारा कोई नहीं से। किससे है? कोई नहीं से। जैसे मैंने कहा कोई TR नहीं है, तो जब हम इसका परिवर्तन निष्कर्ष निकालेंगे तो वो हमारा सिंगल निकलेगा। तो इसका जो हमने निष्कर्ष निकाला, ध्यान से सुनना बेटा, इसका जो एक निष्कर्ष निकलेगा कि कोई RT नहीं है, तो ये हो गया परिवर्तन। हमने कहा था कि परिवर्तन का क्या कंडीशन है भाई? परिवर्तन निष्कर्ष की कंडीशन है कि विषय और विधेय का बदलना। ठीक है, तो देखिए आप, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। ये प्रेडिकेट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया। ये एक बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है इसका निष्कर्ष का। इसे कहते हैं हम परिवर्तन निष्कर्ष। अब ध्यान में रखना, परिवर्तन निष्कर्ष में केवल सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। अगला जो हमारा कथन है वह है कुछ से शुरू होगा। किससे? कुछ से। कि कुछ एस के हैं, कुछ एस के हैं। तो इसका जो हम निष्कर्ष निकालेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, वो निष्कर्ष निकलेगा एक, कुछ के एस हैं। ठीक है, तो हमने बार बार यही बताया कि परिवर्तन निष्कर्ष में क्या होता है बेटा, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं? आपस में बदल जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट है जो प्रेडिकेट बन गया। तो यही इसका आंसर बनता है परिवर्तन के नियम पे। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। आगे नेक्स्ट, ये कथन है एक, कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ WR नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका जो निष्कर्ष है, ठीक है, वो परिवर्तन निष्कर्ष नहीं बनता है। निष्कर्ष नहीं बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सम नोट से स्टार्ट होने वाले कथन का निष्कर्ष परिवर्तन के रूप में नहीं होता है। होता है। क्लियर है ना?
ये आप ध्यान रखोगे, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, ध्यान से सुनिए। अभी हमने जो पढ़ा वो हमने परिवर्तन के नियम के आधार पर पढ़ा। ठीक है, कि परिवर्तन में एक ही कथन को एक प्रकार से परिवर्तित किया जाता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बदल दिया जाता है। क्लियर है ना। अब बात आती है कि कथन की जो स्थिति है, ठीक है, वह आपकी दो प्रकार की है। अब दो प्रकार की कैसे हैं? एक तो पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, एक सर्वव्यापी में एक अंशव्यापी में। तो दो जो स्थितियां हैं वो हैं, ध्यान से सुनना, एक और दो। एक होता है सर्वव्यापी और एक उनमें ही मिलेगा आपको अंशव्यापी। तो हम कह सकते हैं सर्वव्यापी कथन और अंशव्यापी कथन। तो हम इनको क्या कह सकते हैं? सर्वव्यापी कथन और अंशव्यापी कथन। ऐसे ही यहां पे एक मिलेगा आपको सकारात्मक कथन और एक मिलेगा आपको नकारात्मक कथन। क्लियर है ना। जिसे हम कह सकते हैं कि आपको एक क्या मिलेगा भाई? पॉजिटिव सेंस में, और एक किस सेंस में मिलेगा? नेगेटिव में। और एक किस में मिलेगा? यूनिवर्सल में। और एक किस में मिलेगा? पार्टिकुलर में। क्लियर है ना। तो ये जो कथन है, कौन सा कथन सर्वव्यापी है, कौन सा कथन अंशव्यापी है, कौन सा कथन सकारात्मक है, कौन सा कथन नकारात्मक है। आप जानते होंगे सकारात्मक वह है जिसमें नोट नहीं आता, नकारात्मक वह है जिसमें नोट आता है। ठीक है, तो हम देखें कि सकारात्मक और नकारात्मक कौन से होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैंने ये 4 सेंटेंस लिख रहा हूं। ठीक है, कितने सेंटेंस लिख रहा हूं? 4। ध्यान से सुनिए बेटा। मैंने लिखा सभी माधव मानव हैं, कुछ माधव छात्र हैं, कोई कार बस नहीं है, कुछ कार दीवार नहीं है। ठीक है, अब यहां पे हमें ध्यान रखना है, आपसे पूछे कि सकारात्मक कथन कौन सा है तो आप कहोगे सर ये है सकारात्मक कथन। कौन सा कथन है भाई? सकारात्मक। ये भी कौन सा कथन है? सकारात्मक कथन। ये कौन सा है? नकारात्मक कथन। और ये भी कौन सा है? नकारात्मक कथन। ठीक है, अब इनमें भी हम और बात करें तो ये जो सकारात्मक कथन है, ठीक है, ये है सर्वव्यापी कथन। कौन सा है भाई? सर्वव्यापी कथन। ये कुछ से शुरू हो रहा है तो ये अंशव्यापी कथन है। कैसा कथन है? अंशव्यापी। ये कोई नहीं से शुरू हो रहा है तो ये कैसा है? सर्वव्यापी कथन। और ये कुछ से शुरू हो रहा है तो ये कैसा है? अंशव्यापी कथन। ठीक है, तो आपको पता लगा कि ये जो सभी माधव मानव हैं, ये कैसा कंडीशन है भाई? सर्वव्यापी कथन और दूसरा सकारात्मक कथन। क्लियर है ना। और हम यहां पे देखें आगे तो ध्यान से, कुछ माधव छात्र हैं तो ये भी दो कंडीशन में, एक तो अंशव्यापी में और एक किस में है? सकारात्मक कथन में। यहां कोई कार बस नहीं है, ये भी दो कंडीशन में है, एक सर्वव्यापी कथन और एक नकारात्मक कथन।
अरे नकारात्मक का मतलब नेगेटिव आना, ठीक है। और ये भी आपका कुछ से है तो ये भी दो स्थिति में, एक सर्वव्यापी अंशव्यापी में और दूसरा नकारात्मक में। क्लियर है ना। तो आप पहचान कर सकते हो कौन सा कथन सकारात्मक अंशव्यापी है, कौन सा कथन नकारात्मक अंशव्यापी है, ठीक है, कौन सा कथन नकारात्मक अंशव्यापी या सकारात्मक अंशव्यापी। ये सारी टर्मिनोलॉजी आप यहां से देख सकते हैं। आपसे कहे कि सर्वव्यापी कथन जो सकारात्मक कथन होना चाहिए वो कौन सा है, ऑल से शुरू होता है। किससे शुरू होता है भाई, ऑल से। अंशव्यापी कथन सकारात्मक होना चाहिए जो किससे शुरू होता है, सम से शुरू होता है। सर्वव्यापी कथन नकारात्मक होना चाहिए जो किससे शुरू होता है, नो से शुरू होता है, ठीक है। अंशव्यापी कथन नकारात्मक होना चाहिए जो किससे शुरू होता है, सम नॉट से शुरू होता है, ठीक है। ये हमारे को यहां पता लगा। तो ये चार कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों। कभी कभी आपसे ये बेसिक चर्चाएं पूछ ली जाती हैं। ये अभी तक हमने सारी बेसिक चर्चाएं आपको बता दी गई हैं। चलते हैं हम हमारे क्वेश्चनों को किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप का क्वेश्चन सभी से होगा कि सभी पेंट घर हैं, तो इसको कैसे बनाओगे कि सभी पेंट क्या हैं साहब, घर हैं। या ये क्या हो सकता है, दोनों बराबर हो जाएं, पेंट बराबर घर, इसकी ये लेयर बराबर हो जाएं इसके ऊपर होके, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों डायग्राम इसके बने। दूसरा, कोई पेंट घर नहीं है, तो इसके क्या डायग्राम बनेंगे, ध्यान से देखना। कोई पेंट घर नहीं है तो ये पेंट किससे दूर है भाई, घर से। किससे दूर है, घर से। तो दोनों अलग होंगे, तो इसका दूसरा डायग्राम कभी नहीं बनता है। एक ही डायग्राम बनता है कि कोई पेंट घर नहीं है, दोनों दूर दूर हैं, चाहे वो इतने हैं चाहे वो इतने हैं। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड, थर्ड हमारा है कुछ पेंट घर हैं। तो कुछ पेंट घर हैं, ये कुछ पेंट क्या है, घर हैं, ये रहे, ठीक है। लेकिन जब हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो ये हम दो तरीके से और देख सकते हैं ऐसे, या ये पेंट है तो ये घर है, ये घर है तो ये पेंट है। अब ये दो स्थिति हमारे को आइदर और के केस में बन जाती है, या तो ये भी या ये, इनमें से दो में से एक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन के, निष्कर्ष के। फोर्थ हमारा कुछ पेंट घर नहीं है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही डायग्राम नहीं बनता है, संभावित डायग्राम बनता है, एक संभावना यहां पे बनती है। तो ये हमारे को यहां ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संभावना का है। तो हम इसे क्वेश्चंस के अंदर ही समझेंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ये बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो ये जो हमने बात की, ये सभी ये वेन आरेख विधि के आधार पर सिलोजियम की हमने बात की है। किसकी बात की है, सिलोजियम की। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब हम ये जो मैंने पूरी चर्चाएं करी, इन सभी चर्चाओं को लेके हम क्वेश्चंस का आंसर कैसे देते हैं इस पर चलते हैं। तो जो मैंने एक क्वेश्चंस लिखा, पहले मैं उसका आंसर देता हूं, फिर हम हमारे प्रत्येक क्वेश्चंस का डायग्राम बनाएंगे और मैं आपको समझाऊंगा। यदि ऐसा होता है तो आप ऐसे आंसर दीजिए, यही कंडीशन है तो आप इस तरीके से दीजिए, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसका आंसर वेन आरेख विधि से हम देंगे। तो कह रहे हैं सभी बोर्ड परीक्षा हैं, तो सभी बोर्ड क्या हैं, परीक्षा हैं,
सभी परीक्षा छात्र हैं, सभी परीक्षा छात्र हैं। ठीक है, ये बना। अब इसका दूसरा डायग्राम आप बनाओगे तो ये कैसा बन सकता है दोस्तों, एक ही लेयर। तो ये बोर्ड बराबर परीक्षा एग्जाम और एग्जाम बराबर छात्र। ठीक है, तब हम इसका आंसर दें तो याद रखिए, पहला सभी बोर्ड छात्र हैं, सभी बोर्ड हैं, ये क्या ये छात्र हैं, बिल्कुल हैं, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा कुछ छात्र बोर्ड हैं, तो इतने सारे छात्र में से कुछ तो ये बोर्ड हैं, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो दोनों ही सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर लगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या ऑप्शन बना, सी, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो इस बेस पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन सिलोजियम से आते हैं उनका लेवल क्या रहता है, वो किस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं, ये सभी चर्चाएं हम पहले कर चुके हैं। अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको आंसर बता सकता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये किताब है, इस किताब के माध्यम से, ठीक है, हमारे एसके बुक्स की किताब है, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं अभ्यास के रूप में आपको हल करा रहा हूं। यदि सभी कथन पॉजिटिव हैं तो कभी भी निष्कर्ष नेगेटिव सही नहीं होगा। ठीक है, दूसरी, यदि सभी कथन नेगेटिव हैं तो कभी भी निष्कर्ष पॉजिटिव सही नहीं होगा। ठीक है, जब कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव सही नहीं हो सकता। और ध्यान रखना दोस्तों, जब कथन नेगेटिव हैं तो निष्कर्ष पॉजिटिव सही नहीं हो सकता। क्लियर है ना, ये जरूरी बात है। बाकी तो हम आपको डायग्राम में सारी कंडीशन समझा देंगे। चलिए, निर्देश, ठीक है, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दो कथन हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। दिए हुए कथन सर्वज्ञात तथ्य से मेल न रखने वाले हों तो भी आप उन दोनों को सत्य समझेंगे और सर्वज्ञात तथ्यों की ओर ध्यान न देकर उन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा दिए गए कथन से तर्कसंगत निकलता है, इसका निर्णय लेंगे। तो ये कह रहा है कथन से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये कहना चाहता है भाई। ठीक है, अब देखिए यहां कुछ उत्तर हैं, ध्यान से सुन लेना भाई। ए टाइप का, बी टाइप का, सी, डी और ई, ये 5 प्रकार के उत्तर होते हैं। पहला, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड निकलता है। ठीक है,
ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड निकलता है। फिर कह रहा है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ठीक है, ये 5 आंसर हैं जो कि हर आपको जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा यहाँ से हमें चुनाव करना है आंसर के रूप में। पहला क्या कह रहा है बेटा, केवल पहला निष्कर्ष निकलता है। ध्यान से सुन लेना, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है या सेकंड। ना तो फर्स्ट निकलता है ना ही सेकंड निकलता है, निष्कर्ष दोनों ही क्या हैं, सही हैं। तो ये 5 प्रकार के आपको आंसर के रूप में देखने के लिए मिल जाएंगे, इनमें से कोई 4। ठीक है, मैंने ये 5 एक साथ रख दिए हैं। चलिए क्वेश्चनों की ओर। तो हमारा उदाहरण नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कथन सभी घोड़े वनमानुष हैं। फिर कह रहा है सभी वनमानुष बंदर हैं। निष्कर्ष कह रहा है पहला, सभी घोड़े बंदर हैं। सभी बंदर घोड़े हैं। ठीक है, ये है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, कथन के आरेख के अनुसार डायग्राम बनाओगे। तो क्या बनेगा, सभी घोड़े वनमानुष हैं, ये क्या हैं, घोड़े। सभी क्या हैं, वनमानुष। और सभी वनमानुष क्या हैं, बंदर। ये बंदर हो गए। अब मैंने कहा ऐसा जब भी डायग्राम बन जाए तो दूसरे डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको देखें। सभी घोड़े बंदर हैं, ये सभी घोड़े क्या हैं, बंदर हैं। ये बिल्कुल, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। सभी बंदर घोड़े हैं, उल्टा नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, गलत। तो कौन सा सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो क्या आंसर बना भाई, यहां पे देखिए, अगर हम आंसर के थ्रू चलें तो आंसर में केवल फर्स्ट निष्कर्ष ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, कथन सभी बंदर बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। निष्कर्ष पहला, कुछ बंदर कुत्ते हैं। दूसरा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ये रहा। सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, डायग्राम। डायग्राम बनाइए।
सभी बंदर बिल्ली हैं। ये सभी बंदर क्या हैं? बिल्ली। ठीक है। और कुछ बिल्ली क्या हैं? कुत्ते। तो ये बिल्ली क्या हैं? कुत्ते। ठीक है। अब ध्यान देखना, दूसरा एक डायग्राम बनेगा, या दूसरा क्या बनेगा, क्योंकि हमारे को ये तो कथन के अनुसार बना दिया डायग्राम। अब संभावना क्या है? बंदर और कुत्ते की संभावना आगे जुड़ जाएगी, मना तो हो नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं बंदर, बिल्ली और कुत्ते। ये अब ये दोनों ही डायग्राम आंसर दें तो सही है, अगर दोनों ही गलत दें तो गलत है, एक सही एक गलत, तो हम संभावना की स्थिति में चले जाते हैं। चलिए चेक करिए। पहला, कुछ बंदर कुत्ते हैं। कुछ बंदर, ठीक है, ये क्या कुत्ते हैं? देख लो भाई, कुछ बंदर क्या कुत्ते हैं? सर यहां तो क्या हो गया? पहला गलत, लेकिन यहां पहला क्या हो गया? सही, कि कुछ बंदर क्या हैं? कुत्ते हैं। लेकिन एक जगह गलत और एक जगह सही, तो ये पॉसिबल में भी क्या हो गया? गलत। चलिए, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। कुछ कुत्ते क्या हैं? बिल्ली। ये रहे, ये दिखाई दे रहे हैं ना, तो सेकंड भी यहां भी सही है। और कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये रहे, तो ये सेकंड यहां भी सही है। जब ये सेकंड दोनों जगह सही है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट है, तो यहां आंसर बनता है कि केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। तो क्या आंसर बना भैया? बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? बी। आपने ये देख रखा होगा, मैंने यहां पे ये बताया है कि ये सेकंड कौन सा है? बी ऑप्शन। कौन सा है? बी ऑप्शन। यहां से आपको आंसर देने हैं। चलिए आगे चलें। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पहला ऑल, सारे ऑल के टर्म में थे, इसमें बंदर और कुत्ते को नहीं जोड़ा तो हमने यहां जोड़ लिया है, लेकिन ये एक जगह सही एक जगह गलत, इसलिए पॉसिबल में गलत। ये दोनों जगह सही, इसलिए ये दोनों जगह सही हुआ, तो ये बिल्कुल फाइनली सही। तो यहां आंसर क्या बना? केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है या निकलता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। उदाहरण नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से। कथन पहला, सभी पुस्तकें पेंसिल है। सेकंड क्या कह रहा है? कोई पेंसिल रबड़ नहीं है। ठीक है, तो यहां निष्कर्ष निकालें। पहला, कोई पुस्तक रबड़ नहीं है। दूसरा, कुछ रबड़ पुस्तक हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएं। तो इन दोनों का क्या डायग्राम बनेगा? सभी पुस्तक क्या है? पेंसिल। और कोई पेंसिल क्या नहीं है? रबड़। ठीक है, जब ये बाहर वाले ने मना कर दिया तो अंदर वाले से टच नहीं होगा, तो एक ही डायग्राम बनेगा। अब ध्यान से आंसर देखिएगा बेटा। पहला क्या कह रहा है? कोई पुस्तक रबड़ नहीं है। कोई भी पुस्तक रबड़ नहीं है, ये बिल्कुल क्या है? सही, क्योंकि बाहर वाले ने ही मना कर दिया तो अंदर वाला तो अपने आप मना कर ही रहा है, तो ये बिल्कुल कोई भी पुस्तक रबड़ नहीं है। कुछ रबड़
पुस्तक हैं, नहीं सर ये क्या है, गलत। तो इसलिए कौन सा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। तो इसका ए आंसर इज करेक्ट। वहां देखा आपने, तो कौन सा आंसर सही है, ए वाला। ठीक है, चलिए आपको ये ए आंसर कहां दिखाई देगा भाई, इस टर्म पर, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। उदाहरण नंबर 4। उदाहरण क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए भाई। कथन पहला, कुछ नाले गलियां हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, सभी गलियां बस्तियां हैं। तो निष्कर्ष क्या होगा, पहला सभी नाले बस्तियां हैं। दूसरा निष्कर्ष, कुछ बस्तियां नाले हैं। चलिए भाई इसका आंसर लगाएं। कथन के अनुसार क्या बनाएंगे, आरेख। पहला कथन, कुछ नाले गलियां हैं। कुछ नाले क्या हैं, गलियां हैं। सभी गलियां बस्ती हैं, ये बस्ती हैं। तो इसका एक ही डायग्राम बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। क्या है भाई, सभी नाले बस्तियां हैं। सभी नाले बस्तियां नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या है, गलत। कुछ बस्तियां नाले हैं, बिल्कुल सर ये रहे कुछ बस्तियां, क्योंकि बस्ती यहां तक आ रही है, नाले ये आ रहे, तो इसलिए ये हैं, तो ये बिल्कुल सही। तो कौन सा निष्कर्ष निकला, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, उदाहरण नंबर 5 ध्यान से सुनिए। कथन पहला, कुछ कपड़ा पैंट हैं। दूसरा, कुछ पैंट चश्मा है। निष्कर्ष, पहला, कुछ कपड़ा चश्मा है। सभी पैंट चश्मा है। चलिए भाई डायग्राम बनाएं कथन के अनुसार। तो कथन के अनुसार क्या डायग्राम बनेगा, कुछ कपड़े क्या है भाई, पैंट, और कुछ पैंट क्या है, चश्मा। तो इसका दूसरा डायग्राम ऐसे बन सकता है, एक क्या हो गया कपड़े, एक क्या हो गया पैंट, और एक क्या बन गया चश्मा। ठीक है, तो हमें आंसर लगाना है। अब पहला, कुछ कपड़े चश्मे हैं। कुछ कपड़े क्या चश्मे हैं, बिल्कुल नहीं साहब। यहाँ कुछ कपड़े क्या हैं, चश्मे हैं, यहाँ तो सही है। तो एक जगह क्या है गलत और एक जगह सही, तो ये पॉसिबल में क्या हो गया गलत। सभी पैंट चश्मे हैं, सभी पैंट चश्मे हैं, यहाँ ये गलत। यहाँ होने की संभावना हो सकती है, तो ये भी पॉसिबल के केस में गलत।
तो ये दोनों ही क्या हैं, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। क्या हैं, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। इसलिए इसका आंसर जो लगेगा वह आप जाके देखोगे तो देखिए, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे सिलोजियम के क्वेश्चन इस तरीके से हम निकालते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन ले हम आगे की ओर। उदाहरण नंबर 6, देखिए भाई ध्यान से। कथन पहला, कुछ किताबें हुक हैं। दूसरा, कोई भी किताब पेज नहीं है, पेज नहीं है। निष्कर्ष पहला, कुछ पेजेस किताब नहीं है। दूसरा, कुछ हुक पेज नहीं है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं। चलिए भाई पहले डायग्राम बनाएं इनका। कथन क्या करेंगे, पहला है कुछ किताब क्या है, हुक। कोई भी किताब क्या नहीं है भाई, पेज नहीं है। ठीक है, तो किताब का रिलेशन पेज से नहीं है तो हुक से तो हो सकता है, या किताब हुक पेज। ठीक है, तो हमारे कौन सा आंसर फॉलो करता है, यहां आप ये चेक करते हैं भाई। पहला क्या कह रहे हैं, कुछ पेज किताब नहीं है। कुछ पेज क्या नहीं है, किताब। आप देख रहे हो कोई नहीं से शुरू हो रहा है, इसका परिवर्तित निष्कर्ष आता है, तो इसलिए ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना नो के केस पे सम नॉट आता है, और सम नॉट आता है तो उसके जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं वो एज इट इज हो सकते हैं, या दोनों इंटरचेंज के रूप में भी आ सकते हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहे हैं कुछ हुक पेज नहीं है। कुछ हुक कौन से, जो किताब में गए हैं, जो हुक किताब में गए हैं वो क्या नहीं है, पेज नहीं है। ये बिल्कुल बात सत्य है। जो हुक कहाँ गए हैं भाई, किताब में गए हैं, वो क्या नहीं है, पेज नहीं है। ये भी बात सत्य है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही निष्कर्ष सही हैं, दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो इसलिए इसका आंसर बना ई ऑप्शन करेक्ट। कौन सा बना भाई, ई। देखिए आप यहां देखोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। ये कह रहा निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, इसलिए आंसर ई बना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने जो ये क्वेश्चंस निकाले हैं, आप भी इस तरीके से आप क्वेश्चनों को निकालोगे। चलिए एक और क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। उदाहरण नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। कथन पहला, कोई बंदूक तीर नहीं है।
दूसरा, सभी तीर झंडे हैं। निष्कर्ष, पहला, सभी बंदूक तीर हैं। दूसरा, कुछ झंडे बंदूक नहीं हैं। चलिए डायग्राम बनाएं। पहला, कोई बंदूक क्या नहीं है भाई? तीर। और सभी तीर क्या हैं? झंडे। ठीक है, तो इसका मतलब बंदूक तीर नहीं है, तीर क्या है? झंडे हैं सभी। तो ये हमें आंसर देना है। देखिए, सभी बंदूक तीर हैं। सभी बंदूक तीर कभी नहीं हो सकते क्योंकि जो नेगेटिव था ये तो गलत हो गया। कुछ झंडे बंदूक नहीं हैं, बिल्कुल सही है। कौन से झंडे बंदूक नहीं है? जो तीर में आए हैं। किस में आए भाई? वो ध्यान से रखना, जो तीर में आए हैं झंडे वो क्या नहीं हो सकते? बंदूक नहीं हो सकते, वो कुछ नहीं होंगे। इसलिए ये क्या है? सही है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा बेटा? हमारे वहां जाके चेक करोगे तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे ध्यान से देखो भाई, क्योंकि तीर किसमें है? झंडे में। और सभी झंडों में कुछ तो है ना, तो कुछ झंडे यहां जो तीर में हैं वो कभी क्या नहीं हो सकते? बंदूक नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने 7 एग्जाम्पल करे हैं दोस्तों। ये 7 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो एक बार पुनः वीडियो चला के शुरू से सुने आराम से और समझे। अब मैं इस सेक्शन के बाद अभ्यास प्रश्न पत्र और लेके आ रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, जैसे मैं पिछली क्लास में करा रहा था। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।